बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम जो है चर्चा करेंगे शांति कायम करने के तरीकों के ऊपर कि शांति किस प्रकार से कायम की जा सकती है। तो उसके 3 तरीके बताए गए हैं। आज जो हमारा टॉपिक यही है कि शांति कायम करने के विभिन्न तरीके। तो राजनीति विज्ञान में 3 दृष्टिकोण विकसित किए गए। तो यहाँ पर हम लिखें कि 3 दृष्टिकोण बताए गए हैं। ठीक है, तो पहला दृष्टिकोण जो है वो क्या करता है कि राष्ट्र को केंद्रीय स्थान देता है। पहला तरीका राष्ट्रों को केंद्रीय स्थान देता है ना, केंद्रीय स्थान देता है। तो ये क्या करता है, ये राष्ट्रों को बहुत महत्व देता है, उसकी संप्रभुता को, है ना, उनकी संप्रभुता का आदर करता है और प्रतिबद्धता को जीवंत सत्य मानता है। यह है राष्ट्रों की संप्रभुता को सम्मान देता है एवं इनके बीच प्रतिद्वंद्विता को जीवंत सत्य मानता है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि भाई राष्ट्र जो है वो केंद्रीय होते हैं, सही है, राष्ट्र होना चाहिए, और उनकी संप्रभुता को ये महत्व देते हैं कि हर राष्ट्र अपने आप में संप्रभु है, उसका अपना एक महत्व है, और जो प्रतिद्वंद्विता है राष्ट्रों के बीच वो एक अटल सत्य है, जीवंत सत्य है। तो फिर ऐसे में जब सत्ता संघर्ष के लिए संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो तो उस संघर्ष को कैसे रोका जाए, है ना। अगर ये जीवंत सत्य है प्रतिद्वंद्विता, तो फिर तो संघर्ष पैदा होना ही है भाई। हर कोई चाहेगा कि हम और अपना क्षेत्र बढ़ाएं, अपने आप को आगे बढ़ाएं, अपने आप को बड़ा करें, है ना। तो इसके लिए इन्होंने एक चीज सुझाई है, एक तरीका सुझाया है कि ये संघर्ष की आशंका का शमन, इसमें संघर्ष की आशंका का शमन किस द्वारा किया जाए, सत्ता संतुलन द्वारा किया जाता है ना। सत्ता संतुलन द्वारा पारस्परिक व्यवस्था, है ना, पारस्परिक व्यवस्था द्वारा किया जाता है, पारस्परिक व्यवस्था बना ली जाती है। ठीक है, सत्ता संतुलन की पारस्परिक व्यवस्था द्वारा किया जाता है। यानी अब ऐसी स्थिति है कि भाई सभी देश जो है वो तैयार है काय के लिए, अपनी सत्ता को बढ़ाने के लिए, और ये एक जीवंत सत्य है। तो कैसे रोका जाए भाई, सभी अगर लड़ने लगेंगे तो शांति तो होगी नहीं, संघर्ष ही होगा। तो इनका कहना है कि पारस्परिक सत्ता संतुलन, यानी सभी ये बीच का रास्ता निकाले और निर्णय करें कि भाई व्यवस्था बनी रहे। तो इसके लिए कोई भी लड़ाई नहीं होगी, एक दूसरे के ऊपर एक नियम बनाया जाए, जैसे कि अभी संयुक्त राष्ट्र संघ है और कोई भी किसी के ऊपर आक्रमण ना करे, इसकी व्यवस्था देखी जाती है। तो इनका कहना है कि इसी प्रकार से एक पारस्परिक व्यवस्था स्थापित की जाए जिसके माध्यम से शांति बनी रहे। 19वीं सदी में ऐसी व्यवस्था की गई थी कि कोई भी राष्ट्र एक दूसरे के उस पर
हमला नहीं करेगा, संघर्ष नहीं करेगा, आपस में व्यवस्था करके सुलटा लेंगे सारे मामले। तो पहला तो ये है तरीका, है ना। एक गठबंधन बनाया गया था यूरोप में, है ना, 19वीं सदी में गठबंधन बनाया गया था यूरोप में, जिसके माध्यम से ये निर्णय किया गया था कि कोई भी एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। एक गठबंधन बनाया गया था ना, एक बना लेते हैं संगठन टाइप का, जैसे कि अब अपने यहाँ सार्क बनाए, क्षेत्रीय संगठन बहुत सारे हैं, या संयुक्त राष्ट्र संगठन तो है ही सही, ठीक है। दूसरा तरीका राष्ट्रों की गहराई तक जमी आपसी प्रतिद्वंद्विता की प्रकृति को स्वीकार करता है, ठीक है। हमारा दूसरा तरीका भी राष्ट्रों की गहराई तक जमी आपसी प्रतिद्वंद्विता की प्रकृति को स्वीकार करता है, ठीक है। ये स्वीकार करता है कि जो राष्ट्र हैं उनकी प्रकृति को स्वीकार की प्रतिद्वंद्विता बहुत गहरे तक जमी हुई है हर राष्ट्र के अंदर, तो ये भी मानते हैं। तो ऐसे में तो फिर संघर्ष होगा। तो इनका कहना है कि संघर्ष की, लेकिन इसका जोर सकारात्मक उपस्थिति और परस्पर निर्भरता की संभावनाओं पर है, ठीक है। परंतु इसका जोर किस पर है? इसका जोर है सकारात्मक उपस्थिति, और परस्पर निर्भरता की संभावनाओं पर, है ना। ये कहते हैं कि परस्पर निर्भरता ही शांति को कायम कर सकती है, ठीक है। विभिन्न राष्ट्रों के बीच विद्यमान सामाजिक, शॉर्ट में लिख रही हूं मैं, सामाजिक आर्थिक सहयोग को रेखांकित करता है। ये रेखांकित करता है, यानी इनका कहना है कि भाई ये प्रकृति तो ठीक है, प्रतिद्वंद्विता है सभी देशों के बीच, इसको ये मान्यता देते हैं, परंतु इनका कहना है कि विकास के लिए लोग एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, है ना। जो सामाजिक आर्थिक सहयोग चल रहा है उसके माध्यम से एक दूसरे पर निर्भरता है। भाई आज एक देश बाजार है, दूसरा उत्पादक है, उसका माल दूसरे उसमें जा रहा है, तो वो नहीं चाहेगा कि उससे शत्रुता लेना, है ना, क्योंकि उसका मार्केट है बहुत अच्छा। दूसरा, अगर कोई किसी को कहीं से अगर मिल रहा है, जैसे कि हमें बहुत कहीं से तकनीकी सहायता मिल रही है, कहीं से प्रौद्योगिकी सहायता, कहीं से हथियारों की आपूर्ति हो रही है, तो हम क्यों उस देश से बैर मोल लेंगे? तो हम मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने की कोशिश करेंगे। और भले ही जैसे कि भारत पाकिस्तान का ही उदाहरण ले लो आप, या चीन का ले लो, भले ही कितना भी आपस में चल रहे हैं, क्षेत्रीय सीमाओं को लेकर द्वंद्व चल रहा है, सदा से चला आ रहा है, लेकिन फिर भी शांति बनाए रखते हैं। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के पारस्परिक हित टकराते हैं। एक तो युद्ध कभी भी अच्छा नहीं होता, दूसरा आर्थिक नुकसान तो होते ही, बहुत सारा मानव क्षति भी होती है। उसके अलावा व्यापार का बहुत बड़ा स्रोत खत्म हो जाता है। अभी जब चाइना ने हरकतें की थी तो कितना बड़ा आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया था भारत ने, तो उसको अकल ठिकाने आ गई थी और उसने अपनी सेनाएं पीछे खींच ली। तो ये कुछ ऐसे प्रतिबंध हैं जिसके माध्यम से लोग जो है एक दूसरे के साथ बने रहते हैं, भले ही गहरी मित्रता ना हो, भले ही वैचारिक टकराव हो, लेकिन कुछ सामाजिक और आर्थिक सहयोग हैं जिनके माध्यम से
शांति बनी रहती है ना। तो ये पारस्परिक निर्भरता की बात करते हैं। प्रतिद्वंद्विता है इन देशों के बीच, लेकिन शांति भी कायम है, सिर्फ इसीलिए कि अगर ऐसा हुआ तो मार्केट बंद हो जाएंगे, एक दूसरे के यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत सारी सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, वो सब ठप हो जाएंगी। तो इसलिए शांति बनी रहती है। ठीक है, ये तो दूसरा तरीका हो गया। तीसरा जो तरीका है वो है तीसरा तरीका विश्वग्राम वाला है। वैश्वीकरण पे आ जाएंगे अब। तीसरी पद्धति राष्ट्र आधारित व्यवस्था को मानवीय उसकी समाप्त पराय व्यवस्था मानती है। ठीक है, तो तीसरी पद्धति या तीसरा तरीका जो राष्ट्रों की व्यवस्था है, राष्ट्र आधारित व्यवस्था को समाप्त प्राय मानती है। समाप्त प्राय मानती है, यानी ये कह रहे हैं कि अब राष्ट्रों का जो धारणा थी पुरानी, वो अब खत्म हो गई है, अब वो चीजें होंगी नहीं। ठीक है, यह अधिराष्ट्रीय व्यवस्था का मनोचित्र बनाती है। यह अधिराष्ट्रीय व्यवस्था का मनोचित्र बनाती है ना, जिसके माध्यम से इनका ये कहना है, और ये कहते हैं कि वैश्विक समुदाय के अभ्युदय को शांति की विश्वसनीय गारंटी मानता है। यह वैश्विक समुदाय के अभ्युदय को शांति की विश्वसनीय गारंटी मानता है। ठीक है, ये मानता है कि भाई ठीक, तो तीसरा जो तरीका है वो भिन्न है। ठीक है, दो जो पिछले तरीके थे जिसमें राष्ट्रों को मान्यता दी गई थी, केंद्रीय माना गया था और उनकी प्रतिद्वंद्विता को अपरिहार्य या सत्य माना गया था, उसके उलट ये जो मानता है कि अब राष्ट्र जैसी कोई चीज नहीं रह गई। अब राष्ट्रीय राज्यों की बातें खत्म हो गई, पुराने जमाने की, बीते जमाने की बातें हैं। वर्तमान में जो है राष्ट्र आधारित व्यवस्था को ये समाप्त मानते हैं कि अब वो व्यवस्था समाप्त हो चुकी है, क्योंकि ये अधिराष्ट्रीय व्यवस्था का मनोचित्र बनाती है। यह वैश्विक समुदाय के अभ्युदय को शांति की विश्वसनीय गारंटी मानता है। अर्थात जो हम विश्वग्राम की बातें करते हैं कि संपूर्ण विश्व ग्राम है, तो ऐसे में किसी राष्ट्र की बातें करना कि हम श्रेष्ठ हैं या एक राष्ट्र अपने बल पर विकास कर सकता है या परचम लहरा सकता है, तो वो अब बीते कल की बातें हैं। तो इनका मानना है कि जब विश्वग्राम बन रहे हैं तो शांति की व्यवस्था होना आवश्यक है, क्योंकि अब बहुराष्ट्रीय निगम हैं या बहुत सारे एनजीओ हैं, गैर स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, वो सारे इस क्षेत्र में काम कर रही है। उनका कहना है कि अब राष्ट्र राज्य जैसी चीजें खत्म होनी चाहिए या हो चुकी हैं, हो रही हैं, और अब विश्वग्राम की बात है। तो जो विश्वग्राम होगा या विश्व समुदाय है वो एक दूसरे पर अंतर्निर्भर है, तो इसमें फिर टकराव की बात ही नहीं। जब हम एक दूसरे पर डिपेंड हैं तो फिर अब ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। जैसे कि पहले होता था ये हमारा भौगोलिक क्षेत्र है, तो अब वो भी एक जगह के लोग दूसरी जगह रह रहे हैं। कितने सारे लोग हैं जो विदेशों में रह के काम कर रहे हैं, किसी देश के दूसरे देश में, दूसरे देश के दूसरे देश में। कहीं से तकनीकी आ रही है, कहीं से मटेरियल आ रहा है, कहीं से मानव शक्ति आ रही है, बहुत सारी चीजें इंटरकनेक्ट है। एक ही प्रोडक्ट को उत्पादित करने में विभिन्न देशों से सामान आ रहा है। कहीं पर जमीन है जहाँ उत्पादित हो रहा है, कहीं से मानव श्रम आ रहा है, कहीं से इंटेलेक्चुअल पावर आ रही है, कहीं से तकनीकी आ रही है ना, कहीं से पैसा आ रहा है।
तो अब ये चीज़ें इंटरकनेक्ट हो गई हैं। अब वो चीज़ें खत्म रहेंगी, सिर्फ अमेरिका अपने बल पर या भारत अपने बल पर या चाइना अपने बल पर, सभी एक दूसरे से अंतर संबंधित है। तो ये तीसरा तरीका ये कहता है कि शांति, अगर ये भावना पनपती है, ये चीज़ को बल मिलता है, तो शांति की गारंटी है। कोई क्यों लड़ेगा भाई? उस किसी का रोजगार छिन जाएगा, किसी का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, कोई अगर अपनी धरती छीन ले तो वो अलग है, मतलब सारे कोई पूंजी ना लगाए तो फिर कहाँ से उत्पादन होगा? तो चूंकि अब अर्थ आधारित पूरा विश्व है, अब जो चीज़ें पहले थी, पहले शक्ति मसल्स पावर थी, अब अर्थ है, इकोनॉमिक पावर है, तो ट्रांसफर हुई है शक्ति का केंद्र। उस प्रकार से सारी चीज़ें भी बदली हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।